बहुत समय पहले किसी गांव में पिंकी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पिंकी तालाब से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन पिंकी बाजार में मछलियां बेच रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आती है। कल मैं तुझसे मछलियां खरीद कर ले गई थी और सारी मछलियां खराब निकली। मुझे मछलियों को कचरे में फेंकना पड़ा। चल मुझे मेरे पैसे वापस कर। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो रोज तालाब से ताज़ी मछलियां पकड़ कर लाती हूँ। तभी वहाँ एक और औरत आ जाती है। पिंकी, आजकल तेरी मछलियां किसी काम की नहीं है। मेरे घर पर तेरी मछलियों को किसी ने नहीं खाया और मजबूरी में मुझे सारी मछलियां कुत्तों को खिलानी पड़ी। चल मुझे मेरे पैसे वापस कर। आज के बाद मैं कभी तेरे से मछलियां नहीं खरीदूंगी। इस तरह एक एक कर पिंकी के सभी ग्राहक खराब मछलियों की शिकायत करने लगते हैं। फिर आखिरकार मजबूर होकर पिंकी को सबके पैसे लौटाने पड़ते हैं। लगता है तालाब का पानी खराब हो गया है, इसीलिए मुझे समंदर में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ेगी। फिर अगले दिन पिंकी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने चली जाती है। तभी अचानक उसे दो गायें समुंदर के पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ। पिंकी फौरन अपनी नाव उन दोनों गाय के पास ले जाती है और एक एक कर उन दोनों को नाव के ऊपर खींच लेती है। हम दोनों समुंदर में रहने वाली जादुई गाय हैं। एक दुष्ट समुद्री चुड़ैल ने हमारे घर को तोड़कर बर्बाद कर दिया। इस समय हम दोनों गर्भवती हैं। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहना। उसके बाद पिंकी उन दोनों गायों को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है। तभी पिंकी देखती है कि गांव के घर में आग लगी है और लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, अचानक इस घर में इतनी आग कैसे लग गई? अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा इस आग में फंसा हुआ है, कोई उसे बाहर निकालो। तभी वो दोनों गायें हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद एक गाय अपनी पूंछ लंबी करके घर के अंदर फंसे बच्चे को पकड़कर बाहर ले आती है। उसके बाद वो दोनों गाय अपने मुंह से पानी उगलना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते घर में लगी आग पूरी तरह शांत हो जाती है। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, आज तुम्हारी वजह से इस मासूम बच्चे की जान बची है। उसके बाद पिंकी उन दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। पिंकी के घर की बुरी हालत देख उन दोनों गाय को पिंकी के ऊपर बहुत तरस आता है। हमें इस नेक लड़की की मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो अपनी जादुई शक्ति से इस लड़की के लिए सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर देते हैं। फिर वो दोनों गाय अपनी जादुई शक्ति से पिंकी के पुराने घर को एक सुंदर घर में बदल देते हैं और अगले ही पल उन दोनों के मुंह से घर गृहस्थी के ढेर सारे सामान बाहर निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पिंकी के घर में ढेर सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। ये देख पिंकी को बड़ी खुशी मिलती है और वो दोनों गायों को शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी वहाँ गांव की कुछ लड़कियां आ जाती हैं। पिंकी दीदी, हम सब लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए हम सभी आपकी जादुई गाय से मदद मांगने आई हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए पढ़ने लिखने का सारा सामान प्रकट कर देंगे। उसके बाद एक गाय अपने मुंह से बहुत बड़ा स्कूल बैग प्रकट कर देती है। उस बैग के अंदर ढेर सारी किताबें और पढ़ने लिखने की सारी चीजें मौजूद थी। उसके बाद दूसरी गाय अपने मुंह से खूबसूरत लड़की को प्रकट कर देती है। आज से ये लड़की तुम सबकी टीचर है, ये तुम्हें रोज पढ़ाया करेगी। ये सब देख वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन से पिंकी रोज उन दोनों जादुई गाय की शक्ति से गांव वालों के दुखों को दूर करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरे गांव में
खुशहाली छा जाती है और सभी लोग एक बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। पिंकी की दोनों जादुई गाय ने पूरे गांव का नक्शा ही पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उस बेवकूफ पिंकी को गाय की शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन अब मैं उन दोनों गायों को अपने कब्जे में लेकर उनकी शक्ति से अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद रघु चुपके से पिंकी के घर दाखिल हो जाता है और उन दोनों गाय के गले में रस्सी बांधकर उन्हें जबरदस्ती ट्रक में लड़ाने की कोशिश करने लगता है। ये देख दोनों गाय को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों अपने मुंह से आग उगलकर रघु के ट्रक को जलाकर राख कर देते हैं। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना तेरे ट्रक की तरह हम तुझे भी जलाकर राख कर देंगे। उसके बाद दूसरी गाय अपनी पूंछ लंबी करके रघु को पकड़ लेती है और उसे हवा में गोल गोल घुमाकर आसमान में उछाल देती है। फिर रघु दूर जमीन पर जा गिरता है, जिस वजह से उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अरे मर गया रे, मेरी तो हड्डी टूट गई। लालच में पड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह रघु को उसका सबक मिल जाता है। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सुधर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों गाय 2 बच्चों को जन्म देती हैं। वो दोनों बच्चे भी अपनी माँओं की तरह जादुई शक्तियों से परिपूर्ण थे। उसके बाद वो दोनों बच्चे भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने लगते हैं। फिर सभी गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। बात है, किसी गांव में विशाखा नाम की एक लड़की रहती थी। विशाखा रोज टोकरी में ढेर सारी चूड़ियां शहर ले जाकर बेचती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशाखा की चूड़ियां नहीं बिक रही थी। क्या हुआ काजल दीदी, आजकल आप मुझसे चूड़ियां नहीं खरीदती, आखिर क्या बात है? अब देख विशाखा, हमारे शहर में एक नया मॉल खुला है, वहाँ तरह तरह की डिजाइन वाली चूड़ियां मिलती हैं। तेरी ये चूड़ियां साधारण है और पुराने डिजाइन की है, इसलिए अब मैं तुझसे चूड़ियां नहीं खरीदती। काजल की तरह दूसरी लड़कियां भी विशाखा से चूड़ियां खरीदना बंद कर देती हैं। इस तरह धीरे धीरे विशाखा का व्यापार पूरी तरह डूबने लगता है। हे भगवान, ये तो मेरे किस परीक्षा ले रहा है? पिछले कई दिनों से मैं लगातार नुकसान उठा रही हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? विशाखा ये सब सोच रही थी कि तभी सुधाकर नाम का एक लड़का उसके पास आ जाता है। सुधाकर एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। वो विशाखा से शादी करना चाहता था। और क्या हुआ विशाखा, लगता है आज भी तुम्हारी चूड़ियां नहीं बिकी। देखो, अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो मैं तुम्हारी सारी चूड़ियां खरीद लेता हूँ। इतना कहकर सुधाकर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल लेता है। देख सुधाकर, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तू इस इलाके का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है। जुआ और शराब के शौक के साथ साथ और ना जाने तुमने कितनी बुरी आदतें हैं। मेरे सामने से हट जा, वरना मैं अपनी सैंडल से तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। तभी वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विशाखा को सुधाकर को डांटते हुए देख वो सभी लोग सुधाकर के ऊपर हंसने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख सुधाकर को बहुत गुस्सा आता है। और तूने बीच बाजार में सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, देख लेना, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद सुधाकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद विशाखा को देखने लड़के वाले आते हैं। विशाखा की खूबसूरती देख लड़के वाले इसे पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं और शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। लेकिन तभी सुधाकर आ जाता है और लड़के वालों से कहता है, और देखो, इस लड़की से रिश्ता तोड़ने के बदले मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़के वालों के मन में लालच आ जाता है और वो सभी सुधाकर की बात मान लेते हैं।
उसके बाद सुधाकर उन्हें 50 लाख रुपए देकर वहां से भगा देता है। क्यों रे नालायक लड़के, ये सब तूने क्या कर दिया? आखिर तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुला है? मैं तेरी बेटी को कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ, मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा। इतना कहकर सुधाकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुधाकर विशाखा के मकान मालिक को लेकर वहां आ जाता है। और विशाखा, तुमने पिछले 4 महीनों से मेरे मकान का किराया नहीं दिया है। मुझे इसी वक्त सारा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लाला जी, आपको इस दुष्ट सुधाकर ने भड़काया है। देखिए लाला जी, मैं इतने सालों से आपके घर में रह रही हूँ, मुझे कुछ ही दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा किराया लौटा दूंगी। और नहीं, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मुझे इसी वक्त मेरे सारे किराया चाहिए, वरना यहाँ से चलते बनो। अरे लाला जी, इस तरह बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो इसी वक्त इसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो और इन दोनों माँ बेटी को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद मकान मालिक विशाखा का सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंकने लगता है। विशाखा और उसकी माँ मकान मालिक से बहुत विनती करती हैं, लेकिन वो दोनों की एक नहीं सुनता। लेकिन तभी वहां से गुजर रही पूजा परी ये सब देख लेती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं जो उस मासूम लड़की और उसकी माँ को परेशान कर रहे हैं? इतना कहकर पूजा परी जादुई चश्मा अपनी आंखों पर पहन लेती है। फिर अगले ही पल पूजा परी को विशाखा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो इस मासूम लड़की को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ मजबूर होकर विशाखा अपनी माँ को लेकर गांव से बाहर जाने लगती है। तभी पूजा परी आसमान से 2 जादुई चूड़ी विशाखा के सामने गिरा देती है। अरे ये तो बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, लेकिन अचानक ये आसमान से कैसे गिरी? विशाखा जैसे ही उन चूड़ियों को उठाती है कि तभी एक चूड़ी विशाखा से बात करने लगती है। विशाखा, हम जादुई चूड़ियां हैं, हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। आज से हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर देंगे। उसके बाद उन दोनों चूड़ियों के अंदर से ढेर सारे सोने की चूड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते विशाखा के सामने सोने की चूड़ियों का ढेर लग जाता है। उसके बाद विशाखा उन सोने की चूड़ियों को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। फिर विशाखा एक सुंदर सा घर खरीदकर अपनी माँ के साथ वहां रहने लगती है। दूसरी तरफ जादुई चूड़ियां विशाखा को रोज तरह तरह की जादुई चीजें देना शुरू कर देती हैं। इस तरह विशाखा की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। धीरे धीरे पूरे इलाके में विशाखा की जादुई चूड़ियों के चर्चे होने लगते हैं। जब ये बात सुधाकर के कानों तक पहुंचती है तो उसे विशाखा से बहुत जलन होती है और वो उन दोनों जादुई चूड़ियों को चुराने विशाखा के घर पहुंच जाता है। विशाखा उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। अच्छा, तो इसके हाथों में मौजूद दोनों चूड़ियां जादुई हैं। मैं अभी इसे जान से मारकर इन दोनों चूड़ियों को हासिल कर लेता हूँ। इतना कहकर सुधाकर एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी विशाखा की आंख खुल जाती है। अरे नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? देख, इस वक्त यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन विशाखा के हाथों से दोनों चूड़ियां बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगती हैं और अगले ही पल वो दोनों चूड़ियां वहां एक बड़ी तलवार प्रकट कर देती हैं। तलवार को देख सुधाकर घबरा जाता है। फिर अगले ही पल तलवार सुधाकर के ऊपर हमला करके उसका एक हाथ काट देती है। अरे मर गया रे, इस तलवार ने तो मेरा हाथ काट दिया। चल यहाँ से भाग जा, वरना तलवार तुझे जान से मार देगी। ये सुनते ही सुधाकर घबराकर वहां से भाग जाता है और उस दिन के बाद से दोबारा कभी विशाखा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और विशाखा अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई चूड़ियां वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करके कभी कोई खुश नहीं रह सकता। एक ना एक दिन
उससे उसके कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई हेयर ड्रायर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई हेयर ड्रायर की कहानी। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा में एक परी रहती थी। वो परी बहुत ही दयालु और नेक थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन दो जादूगर उस परी को पकड़ने इस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त वो परी गुफा के अंदर आराम कर रही है। यही सबसे अच्छा मौका है। मैं गुफा के दरवाजे में आग लगा देता हूँ, जिसे देखकर परी बाहर आ जाएगी और तुम जल्दी से उसे पकड़ लेना। फिर वो जादूगर गुफा के दरवाजे पर आग लगा देता है। देखते ही देखते वो आग गुफा के अंदर तक पहुंच जाती है। तभी अचानक परी की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, अचानक आग कैसे लग गई? परी अपना जादुई कंबल ओढ़ लेती है और उस आग को पार करके दरवाजा खोलकर गुफा के बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर परी अपनी जादुई छड़ी से ढेर सारा पानी निकालकर दरवाजे पर लगी आग को बुझाने लगती है। लेकिन तभी अचानक दोनों जादूगर परी को पकड़ लेते हैं। तभी एक जादूगर परी के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेता है। आखिरकार हमने इस परी को पकड़ ही लिया। चलो अभी इसे अपने घर ले चलते हैं। इस परी को गुलाम बनाकर हम इसकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम दोनों इस दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएंगे। अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, छोड़ दो मुझे। देख परी, तू हमें नहीं जानती। हम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप हमारे साथ चल। इस तरह वो दोनों जादूगर परी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां से गुजर रही राधिका नाम की लड़की ये सब देख लेती है। राधिका घूम घूम कर मसाले बेचने का काम करती थी। ये दोनों बदमाश उस मासूम परी को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। मुझे उस परी को बचाना होगा। राधिका फौरन अपने सर से मसाले की टोकरी उतारकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद राधिका टोकरी में मौजूद लाल मिर्च का डिब्बा निकालकर उन दोनों जादूगर के सामने पहुंच जाती है। चलो इस परी को छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। ए लड़की, हमारे रास्ते से हट जा वरना हम तुझे जान से मार देंगे। लगता है तुम लोग सीधी तरह नहीं मानोगे, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर राधिका हाथ में पकड़े डिब्बे का ढक्कन खोल देती है और उसके अंदर से ढेर सारे मिर्च निकालकर दोनों जादूगर की आंख में डाल देती है। अरे मर गया रे, इस लड़की ने हमारी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी आंखें बहुत जल रही है। इस तरह दोनों जादूगर झटपटाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मौका देखकर परी जादूगर से अपनी जादुई छड़ी छीन लेती है और उन दोनों को गधा बना देती है। उसके बाद वो दोनों गधे वहां से जंगल की ओर भाग जाते हैं। ये देख परी और राधिका बहुत खुश होती हैं। वक्त पर आकर मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई हेयर ड्रायर प्रकट कर देती है। ये एक जादुई हेयर ड्रायर है। नहाने के बाद तुम अपने बालों को इससे सुखाना। तुम्हारे बालों के ऊपर सोने के बालों की परत आ जाएगी। सोने की परत को बेचकर तुम ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। फिर परी का शुक्रिया अदा करके राधिका जादुई हेयर ड्रायर को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधिका जादुई हेयर ड्रायर को अपने बालों को सुखाना शुरू कर देती है। तभी उसके सर पर एक सोने की बालों की परत आ जाती है। ये देख राधिका बहुत खुश होती है और उस सोने की परत को निकालकर अपनी अलमारी में रख देती है। इस तरह राधिका कुछ ही दिनों में ढेर सारा सोना इकट्ठे कर लेती है।
फिर एक दिन राधिका वो सारा सोना बाजार में बेच देती है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो अमीर बन जाती है और ठाट-बाट से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ राधिका के पड़ोस में रहने वाली कावेरी नाम की लड़की से राधिका की अमीरी बर्दाश्त नहीं होती। अचानक ये राधिका इतनी अमीर कैसे बन गई? लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर अगले दिन कावेरी राधिका के घर की खिड़की के पास जाकर अंदर ताक झांक करने लगती है। तभी वो देखती है कि राधिका जादुई हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती है। राधिका के सर पर सोने के बालों की भरक देख कावेरी हैरान रह जाती है। लगता है ये जादुई हेयर ड्रायर है, मैं आज रात को इसे चुरा लूंगी। फिर रात होते ही कावेरी राधिका के घर उस जादुई हेयर ड्रायर को चुराने पहुंच जाती है। लेकिन कावेरी जैसे ही उस हेयर ड्रायर को उठाती है कि तभी अचानक हेयर ड्रायर से आग निकलने लगती है और कावेरी के चेहरे के साथ साथ उसके बाल भी पूरी तरह जल जाते हैं। अरे नहीं, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। कावेरी हेयर ड्रायर को जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ कावेरी पूरी तरह बदसूरत बन चुकी थी। ये देख उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना छोड़ देती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई हेयर ड्रायर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की देखकर नहीं जलना चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।